जोहार दोस्त, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को पता है मेरे चैनल में झारखंड जनरल नॉलेज की तैयारी कराई जा रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 14 जेपीएससी पीटी का और साथ ही साथ मेंस की तैयारी के लिए। मैं पिछले क्लासों में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत जितने सारे प्रावधान थे, जितने सारे सेक्शन धाराएँ थे, उन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उन सभी के बारे में एक-एक करके डील किया है। तो आइए चलते हैं और इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि इसमें इंक्लूडेड रहेगा बहुत नए क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज का सेशन शुरू करते हैं और इससे पहला क्वेश्चन लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शंस आर 11 नवंबर 1908, 12 नवंबर 1908, 15 नवंबर 1908 और 11 दिसंबर 1908। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया होगा कि ये 1908 में ही लागू किया गया था। अब 1908 के किस डेट में लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 11 नवंबर 1908। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में, तो सबसे पहले इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि उसको कब लागू किया गया था, 11 नवंबर 1908। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको पूछा जाएगा इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट, तो आप सभी को पता है इसका ब्लूप्रिंट जो है J.H. हॉफमैन ने तैयार किया था, राइट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसमें ये देखा गया था कि इसमें किसका प्रभाव था, किस अधिनियम को लागू किया गया था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था, उसी के बेस पे ये भी लागू किया गया था, ठीक है। तो इस पे किस एक्ट का प्रभाव है? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट, राइट। उसके बाद है इसमें टोटल जो है चैप्टर आप देखेंगे, चैप्टर तो हमने देखा था 19 चैप्टर था, और टोटल जो सेक्शन है वो हमने देखा था 271 है, ओके। और क्या याद रखना है आपको, ये किसके तहत लागू की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये लागू की गई थी, और उसका जो धारा नंबर था, उसका जो सेक्शन नंबर था वो 5 था। भारतीय अधिनियम 1892 धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के कुल 19 अध्याय में कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया, पहला ऑप्शन है 251, दूसरा है 281, तीसरा है 271 और चौथा है ऑप्शन 261। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 271। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार किन प्रमंडलों में है? तो आप सभी को पता है कि झारखंड में फ़िलहाल तो टोटल 5 प्रमंडल है, लेकिन ये जब लागू की गई थी उस टाइम टोटल 4 प्रमंडल थे। उस 4 प्रमंडल में 3 प्रमंडल पे ये लागू किया गया था, एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना को छोड़कर सभी में लागू किया गया था। और इसमें क्या क्या आता था?
3 आता था नॉर्थ छोटा नागपुर, दूसरा क्या था साउथ छोटा नागपुर और तीसरा क्या था आपका पलामू। ठीक है, तो इन तीनों ही प्रमंडल में ये लागू किया गया था। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है पलामू और चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वैसे भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के मृत्यु के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर स्थायी भूधृति, पुनर्ग्राह्य भूधृति, ग्राह्य भूधृति या फिर इसको अज्ञात भूधृति कहते हैं। हमने पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और इसका जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, ठीक है, सेक्शन नंबर 3, इसका पहला धारा यानी कि सेक्शन 1 में हमने देखा था, नाम दिया था और उसका प्रसार दिया था। ठीक है, धारा 1 में नाम और प्रसार को लिखा गया था, लेकिन सेक्शन 3 में डेफिनेशंस को लिखा गया था। ठीक है, परिभाषाओं को लिखा गया था। उसी में एक परिभाषा लिखा गया था भूधृति। क्या लिखा गया था, भूधृति। तो उसमें ये लिखा गया है कि भूधृति जो है 2 प्रकार के होते थे, एक स्थायी भूधृति और दूसरा पुनर्ग्राही भूधृति। तो स्थायी भूधृति और पुनर्ग्राही भूधृति में क्या अंतर था? स्थायी भूधृति मतलब कि वो स्थायी रहेगा, किसी के पास जाएगा नहीं। और पुनर्ग्राह्य भूधृति का मतलब क्या था कि पुनः लैंडलॉर्ड जो है उस भूमि को ले सकता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड पुनः उस भूमि को ले सकता है। किस केस में? किस केस में? जब आपका नर वारिस जो है ख़त्म हो गया हो किसी परिवार में। ठीक है, ये नहीं बचा हो, केवल औरतें बची हो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्ग्राह्य भूधृति, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर भूमि, क्वेश्चन क्या है, कोड़कर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, यानी कि आपको जानना है कोड़कर भूमि का अन्य नाम, स्थानीय नाम क्या क्या है। ऑप्शंस है बहवाल, दूसरा है खंडवत, यहाँ त होगा, अरियत है ना, अरियत और अगलूधन। तो इसका जब हम लोग पढ़े थे कोड़कर भूमि के बारे में, तो कोड़कर भूमि के बारे में डेफिनेशंस जो दिया गया था उसमें नीचे में ब्रैकेट में लिख दिया गया था कि इसका नाम जो है एक तो बहवत होगा, ठीक है, दूसरा खंडवत होगा, तीसरा अरियत होगा। लेकिन ये जो अगलूधन लिखा हुआ है दोस्तों, ये कोड़कर भूमि में भूमि का स्थानीय नाम नहीं है। राइट, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सभी आपको परिभाषा वाले चैप्टर में ही मिलेगा, यानी कि धारा 3 में मिलेगा आपको। ठीक है, इसका और एक नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, उसको आप याद कर लीजिएगा। इसका अन्य नामों में एक जल शासन भी है, जल शासन। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। तो इसका आंसर हो गया अगलूधन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू नहीं था पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है असम। तो अगर हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो आप सभी को पता है कि इसको जो है लागू किया गया था
1793 ईस्वी में किस लिए लागू किया गया था? ताकि यहाँ के लोग जो है हमला ना करें अंग्रेज़ों के ऊपर, आंदोलन ना करें अपने ज़मीनों को लेकर। स्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या सेटल कर दिया गया था? इसमें लगान जो वसूली होगा वो सेटल कर दिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पर कर दिया गया था? बंगाल में कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था दोस्तों? बंगाल में कर दिया गया था। अब ये बंगाल का एरिया उस टाइम का बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा था? तो उसमें बिहार भी आता था, ठीक है, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, झारखंड भी आता था, और साथ ही साथ जो आज का वेस्ट बंगाल है वो आता था, लेकिन इसमें असम नहीं आता था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, असम। असम में परमानेंट सेटलमेंट लागू नहीं किया गया था। अच्छा, किसने किया था? वायसराय उस टाइम के कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है CNT एक्ट 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु डैश काश्तकारी नहीं आती है। तो ऐसा क्वेश्चन और एक पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, शायद वो JPSC का पिछला एग्ज़ाम था। उसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है मुंडारी खुटकटीदारी, दूसरा ऑप्शन है अधिभोग रैयत, तीसरा है अंधिभोगी रैयत, और चौथा है दर रैयत। ओके, तो इसमें भूधारक के बारे में पूछ रहा है, भूधारक का हित कौन कौन सा नहीं है, यहाँ पर काश्तकारी नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अधिभोगी रैयत हो गया, अंधिभोगी रैयत हो गया, दर रैयत हो गया। ये तीनों ऐसे ज़मीनों का उपयोग करता है जो किसी अन्य का होता है, और उसमें ये लोग रैयत जो है खेती बाड़ी करता है और साथ ही साथ लगान चुकाता है। यही कहानी है इसमें। लेकिन मुंडारी खुटकटीदारी भूमि ऐसी भूमि है जो मुंडाओं के द्वारा तैयार किया जाता है, जंगलों को साफ करके, और खेती बाड़ी खुद से करता है, ठीक है। तो उसमें काश्तकारी नहीं आती है किसी प्रकार की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, मुंडारी खुटकटीदारी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो को आप बीच में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे हर ईयर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ उससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, CNT एक्ट 1908 के अनुसार कृषि वर्ष क्या है? ये अभी भी धारा 3 में चला गया फिर से, ठीक है, अध्याय 1 धारा 3। इसमें क्या है? वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन द्वारा कृषि हेतु घोषित वर्ष। तीसरा है सरकार द्वारा कृषि हेतु घोषित वर्ष, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसको ठीक से पढ़े हैं, कृषि वर्ष का डेफिनेशन, तो उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी प्रकार का यहाँ स्थानीय प्रशासन या सरकार का बात नहीं की गई थी। वहाँ पर बताया गया था कृषि वर्ष किसी भी स्थानीय क्षेत्र में वह कृषि वर्ष होता है जो उस समय खेती के लिए प्रचलित होता है, यानी कि ऐसा समय जो खेती के लिए प्रचलित हो, तो उस क्षेत्र का वही कृषि वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए डाला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, CNT एक्ट 1908 के डिक्री में क्या है? ठीक है, तो डिक्री ये भी डेफिनेशन वाला ही चैप्टर है 1 और अध्याय 3। इसमें कहता है कि यह सिविल न्यायालय का आदेश होता है डिक्री। दूसरा है सरकार द्वारा आदेश दिया जाए उसको डिक्री कहते हैं, और तीसरा है आयुक्त द्वारा आदेश, और चौथा है उपायुक्त का आदेश। तो डिक्री का बात कर रहा है दोस्तों,
तो डिक्री तो वैसे सिविल न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश को कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सिविल न्यायालय हो जाएगा। ओके, तो सिविल न्यायालय जो भी आदेश देगा उसको हम लोग डिक्री कहते हैं, और इसका आंसर क्या हो गया? सिविल न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? CNT एक्ट 1908 के अनुसार भूधारी के वर्ग में नहीं आता है। ये जेपीएससी बैकलॉग का क्वेश्चन हाल ही फिलहाल वाला है। तो पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ देखिए भूधारी पूछा है। भूधारी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके पास भूमि है। ठीक है, भूस्वामी का बात नहीं कर रहा है, भूधारी का बात कर रहा है। और ये भूधारी जो है आपका भूधारक है। आप अगर काश्तकारों के वर्ग में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। ऑप्शन देखिए, भूधारक जिसमें उपभोग धारक भी सम्मिलित है। दर रैयत को हम लोग भूधारी कहते हैं। भूगत रैयत को हम लोग भूधारी कहते हैं। मुंडारी खुटकट्टीदारी को क्या भूधारक कहते हैं? ये ऑप्शन इसमें पूछा गया है। तो हम लोग चैप्टर 2, ठीक है, कौन सा? चैप्टर 2 हम लोग पढ़े हैं काश्तकारों के वर्ग, है ना, क्लासेस ऑफ टेनेंट, ये पढ़े हैं ना, क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो इसमें जो लिखा गया था उसमें काश्तकार को लिखा गया था कि कौन कौन होते हैं। और उस काश्तकार में हम लोग पढ़े थे, पहला जो पढ़े थे वो पढ़े थे टेन्योर्स होल्डर, मतलब भूधारक। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे उसमें रैयत के बारे में, कि रैयत जो होगा वो होगा काश्तकार। और तीसरा उसमें हम लोग देखे थे मुंडारी खुटकट्टीदारी। ठीक है, मुंडारी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये लोग काश्तकार होते हैं। ये जो भूधारक था, भूधारक का ये डेफिनेशन दिया गया था किस में? धारा 5 में। किस में दोस्तों? धारा 5 में क्या दिया गया है कि भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ है। चूँकि ये काश्तकार है, काश्तकार का मतलब ही यही होता है, इसलिए ये चीज़ दिया गया है। लेकिन मुंडारी खुटकट्टीदारी जो होता है वो क्या होता है? वो मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया है, उसे मुंडारी खुटकट्टीदारी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है मुंडारी खुटकट्टीदारी का जो भूमि होगा वो हम लोग भूधारी वर्ग में नहीं सम्मिलित करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका मुंडारी खुटकट्टीदार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि CNT एक्ट 1908 के अनुसार रैयत के प्रकार नहीं हैं। अब रैयत का प्रकार पूछ रहा है। तो रैयत का जो प्रकार है दोस्तों वो कहाँ पर दिया गया है ये सभी मैं बताऊंगा। पहले ऑप्शंस आप चेक कीजिए। ऑप्शंस है अधिभोगी रैयत, दूसरा है दर रैयत, तीसरा है खुटकट्टीदार रैयत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रैयत यानी कि आप जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 और धारा 4, चूँकि चैप्टर 2 है आपका धारा 4 से स्टार्ट होता है और 8 में ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें धारा 4 में जो है क्या लिखा हुआ है? धारा 4, ठीक है, इसमें सबसे पहले काश्तकारों के बारे में लिखा गया था कि काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, टेनेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था भूधारक, रैयत और दर रैयत। और इसी में जो है आपका रैयत के 3 प्रकार लिखे गए हैं, 3 प्रकार। ठीक है, इसी में धारा 4 में। और वो क्या क्या है उसमें? पहला
यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वही है। पहला है अधिभोगी रैयत, ठीक है, अधिभोगी रैयत पहला है, दूसरा है दर रैयत। ये दोनों ही जो है वो मेरा क्या है, रैयत के प्रकार हैं। और एक रैयत का प्रकार जो होता है वो होता है अंधिभोगी रैयत, ठीक है, अंधिभोगी रैयत। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के रैयत होते हैं। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है खोटकट्टीदार रैयत, ये नहीं होता है। खोटकट्टी अधिकार पर प्राप्त रैयत, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 4 प्रकार के रैयत होंगे, उसमें अधिभोगी रैयत भी है, दर रैयत है, खोटकट्टीदार रैयत है। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ 3 प्रकार का वर्णन किया हुआ है, और चौथा जो अंधिभोगी रैयत है वो नहीं दिया गया है। तो 4 प्रकार के रैयत हो गए यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुसार रैयत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा ही नहीं। ये सभी तो रैयत के प्रकार हैं, सभी रैयत के प्रकार हैं। इनमें से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पर, नहीं आता है पूछ रहा है। अच्छा, ये तो सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर हो गया इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, CNT एक्ट 1908 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की आय या अपने जमीन खेती कार्य के लिए धारण की हो एवं उसकी लगान चुकता किया हो, भूधारक कहलाता है। बिल्कुल यही डेफिनेशन है। दूसरा है, रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। ये तो रैयत का बात कर रहा है, रैयत में भी यही होता है। तो सही कूट का चयन कीजिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर 1 या 2 दोनों सही है, और ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भूधारक का भी डेफिनेशन सही है, और दूसरा जो वक्तव्य है रैयत के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं, इसका भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, CNT एक्ट 1908 के अनुसार भूधारक ग्राम मुखिया का लगान केवल डैश के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश से बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, CNT एक्ट 1908 के अनुसार भूधारक तथा ग्राम मुखिया का जो लगान बढ़ाएगा वो कौन बढ़ाएगा। ऑप्शंस है, पहला आयुक्त, दूसरा है उपायुक्त, तीसरा है राज्य सरकार, और चौथा है केंद्र सरकार। तो पूरे CNT एक्ट में लगान बढ़ाने की बात जो कही गई है या फिर घटाने की बात कही गई है, 2 ही है, या फिर उपायुक्त के पास अधिकार रहता है या फिर राजस्व अधिकारी के पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, उपायुक्त दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उपायुक्त हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, CNT एक्ट 1908 के किस धारा में भूधारक तथा ग्राम मुखिया का लगान वृद्धि का बात करता है, किसमें लगान वृद्धि की बात की गई है, कौन सी धारा में, ठीक है। तो वैसे ये धारा 9 का क, धारा 12 और धारा 46। तो देखिए धारा 9 जो है वो हमारा धारा 9, ये हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 3, जहाँ पर भूधारक के बारे में लिखी गई है। ओके, तो ये जो भूधारक है उसी के बारे में लिखा गया है, और इसमें कहता है कि भूधारक है या ग्राम मुखिया है उसके लगान में वृद्धि जो है 9 का क में लिखा गया है, ठीक है, 9 का क में लिखा गया है कि उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर ही
कोई राज्य या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही उसके लगान को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? धारा 9 का क। ठीक है। और धारा 9 में क्या लिखा गया है कि इसका अगर लगान ये कानून लागू होने के समय नहीं बढ़ाया गया है तो इसका लगान अब नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। फिर धारा 12 में आप सभी को पता है इसी के बारे में लिखा गया है, भूधृति के बारे में। और धारा 46 आप सभी देखेंगे तो वहाँ पर अंतरण के बारे में बात करता है। ठीक है। धारा 46 अंतरण के ऊपर प्रतिबंध का बात करता है, धारा 46। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है धारा 17। ठीक है। CNT एक्ट 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने डैश वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार आधारित किया है। ये JPSC का क्वेश्चन है 2024 का। तो CNT एक्ट यहाँ बोल रहा है, धारा 17 का वर्णन कर रहा है। तो धारा 17 जो है आप सभी को पता है, इसमें रैयत के बारे में कहा गया है और बंदोबस्त रैयत का परिभाषा मांग रहा है। तो उसमें 3 कंडीशन थे, आपको याद है। तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था? पहला था कि वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, यही पूछ रहा है ये। ठीक है। कितने वर्षों के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार आधारित किया है तो उसका बंदोबस्त रैयत हो जाएगा 12 वर्षों का। इसका आंसर यही है। ठीक है। पहला ऑप्शन यही था। दूसरा में क्या लिखा गया था? कंडीशन था कि अगर कोई रैयत जो है भूमि को धारित करता आ रहा है तो रैयत की अवधि समाप्त होने के 3 वर्ष पश्चात तक, है ना, जो रैयत का अवधि है वो सपोज दैट कि समाप्त हो गया है। ठीक है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात तक जो है वह इस भूमि को धारित कर सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है उसमें था कि धारा 71 जो है उसके अधीन या बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। वो भी था 3 वर्ष, यहाँ पर भी था 3 वर्ष और पहला वाला ऑप्शन का था 12 वर्ष। तो ऑप्शन क्वेश्चन 15 का आंसर हो गया 12 वर्ष, बंदोबस्त रैयत का पहचान है वो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि CNT एक्ट के कोई धारा 71 के अधीन, धारा 71 के अधीन बाढ़ या के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है तो जमीन के कितने वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि धारा 71 के अधीन किसी रैयत ने कोई ज़मीन को धारित किया है और वहाँ बाढ़ आ गया या फिर कुछ भी हो गया, है ना, उसके बाद क्या हो गया कि भूमि को वापस रैयत जो है जाके खेती बाड़ी कर रहा है। अब नदी आया, बाढ़ आया, उस ज़मीन को पूरा बहा दिया, उसके बाद रैयत फिर से वापस आया और इस ज़मीन पे कब्जा करके अपना खेती बाड़ी करने लगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि कितने समयावधि तक बेकब्जा रहने पर, मान लो कि ये कहीं पर जाके सेटल हो गया, वहाँ पर अपना काम धंधा संभाल रहा है, ठीक है, फिर से यहाँ वापस कुछ समय बाद आया तो कितने वर्ष बाद आएगा, तो फिर भी उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। और ये भी किस में लिखा हुआ है? धारा 17 में लिखा हुआ है, धारा 17 अभी तो बताया था मैं। ठीक है। और ये अध्याय 4 का पाठ है। ठीक है, अध्याय 4 का भाग है, अध्याय 4। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
सीएनटी एक्ट के उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने का सीमा काल कितना है? तो कितने समयावधि में आवेदन को निष्पादित कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष था ना, 3 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 3 साल। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा है 3 साल, तीसरा है 2 साल और चौथा है 12 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीएनटी एक्ट के तहत यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो भूस्वामी के हिस्से के बारे में पूछ रहा है, लैंडलॉर्ड के बारे में पूछ रहा है कि वो कितना होगा किसी तालाब में रैयत ने उत्पादन किया है। तो ये देखिए, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार और अधिभोगी रैयत के अधिकार, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है अध्याय 4 में। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 है 1/20 भाग, 9/20 भाग, 11/20 भाग और 12/20 भाग। तो उसमें मैंने बताया था कि दोनों का ही अलग अलग हिस्सा होता है। एक जो लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड और दूसरा जो है हमारा रैयत। ठीक है, ये दोनों देखिए, खटेगा उटेगा सब तो रैयत ही करेगा, ज़मीन का उपयोग रैयत ही कर रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि दोनों का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा रैयत रख लेगा। हमने ज़मीन दिया है अपना, तो रैयत पूरा पूरा माल नहीं रख सकता है। तो उसमें मैंने बताया था कि आंसर जो होगा लैंडलॉर्ड के हिस्से में जाता है कितना? 9/20 भाग जाता है। ठीक है, लिख नहीं रहा मेरा पेन। और 11/20 भाग आपका रैयत रखता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंडलॉर्ड का पूछा है तो 9/20 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, धारा 21 में और धारा 21 का क में ये सभी चीज़ें लिखा गया है। ठीक है, किसमें बताया? धारा 21 और 21 का क, चैप्टर नंबर 4 रैयत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत की बेदखली का वर्णन किया गया है? तो रैयत का बेदखली का वर्णन किस में किया गया है? धारा 22 में। ठीक है, धारा 22 में देखिए, पहला ही ऑप्शन है धारा 22। धारा 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 22 में बेदखली का वर्णन किया गया है, रैयत के बेदखली का वर्णन किया गया है। और ये अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैप्टर क्या है? चैप्टर इसका है 4, चैप्टर 4, और जिसमें रैयत के बारे में लिखा गया है। और धारा है 22 जिसमें उसके बेदखली के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 33A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है? तो लगान में वृद्धि का बात, रैयतों की वृद्धि का बात की गई थी पहले। उसके बाद वो धारा 17 में था बंदोबस्त रैयत। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर धारा 33 का क है, रैयत की जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान जो है वो 33 का क में है। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 4 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा, जिसमें रैयत के बारे में पूरा दिया है और उसके प्रावधान के बारे में दिया है। तो पहले दिया है इसमें आयुक्त कम कर सकता है, दूसरा दिया है उपायुक्त कम कर सकता है, तीसरा है न्यायिक आयुक्त और उपसमहर्ता भूमि संबंधी सुधार। तो जितना भी सीएनटी एक्ट पढ़े हैं उसमें ऑप्शन तो एक ही हमारा करेक्ट होता है बार बार। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ उपायुक्त इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, क्या सीएनटी एक्ट 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा है? ये भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 का ही क्वेश्चन है। पूर्णतया लागू होगी, आंशिक रूप से लागू होगी, राज्य सरकार निश्चय करेगी यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दी गई है, और ऑप्शन डी दिया है पूर्णतया लागू नहीं होगी। तो सिविल संहिता के बारे में जिन धाराओं में लिखा गया है उसको आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वैसे तो मेरे ख्याल में सी वाला ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन जो आपका जेपीएससी आंसर शीट निकाला था उसमें बी वाला को भी इंक्लूड किया था और सी वाला को भी इंक्लूड किया था, इसलिए इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसको फुल मार्क्स दिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में जो है सिविल संहिता को धारा मतलब सीएनटी एक्ट में लागू करने की जो बात कही गई है वो कितना में था, बहुत आगे था, पीछे में कहने का मतलब ये धारा 265 में था। ठीक है, धारा 265 में सिविल संहिता कोड को लागू करने की बात की गई है सीएनटी एक्ट के तहत, और उसमें था कि सीएनटी एक्ट के प्रावधानों को जब तक ये असंगत साबित नहीं करता है तब तक हम लोग उसको इसमें लागू कर सकते हैं। धारा 22 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 क्या कहता है? रैयत द्वारा सीएनटी एक्ट 1908 के प्रारंभ के कितने वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रावधान अलग अलग दिया गया है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो 20 वर्ष होगा। ठीक है, 20 वर्ष पहले सीएनटी एक्ट 1908 के लागू होने के 20 वर्ष के पहले से अगर आपके पास भूमि है तो आपको कोई नहीं हटा सकता और आपका लगान में वृद्धि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार किस आधार पर किसी अंधी भोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो अंधी भोगी रैयत का बात कर रहा है, तो अंधी भोगी रैयत से रिलेटेड चैप्टर ही था ना पूरा सबसे पहले तो अध्याय 4 में रैयत के बारे में बात कर रहा था, अध्याय 5 में फुटकट्टी दार प्राप्त रैयत था, 6 में अंधी भोगी रैयत था। ठीक है तो ये चैप्टर नंबर 6 और इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? 38 से लेके धारा 42 तक था, जिसमें अंधी भोगी रैयत के बारे में कहा जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, रैयत ने उचित लगान, ठीक है, लगान का भुगतान करने से इनकार किया हो, रजिस्ट्रीकृत पेट की, यहाँ पट्टा होगा, पट्टा की अवधि समाप्त हो गई हो, वह तीसरे वर्ष के प्रारंभ के 90 दिनों के भीतर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। तो इन सभी केसेस में जो है अंधी भोगी रैयत को हम लोग हटा सकते हैं, उसको बेदखल कर सकते हैं उसकी भूमि से। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सीएनटी एक्ट के प्रावधान के किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश पर अंधी भोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये जो इसके पहले वाला जितना प्रावधान थे वही यहाँ पर होगा। तो कौन सा था ये? देखिए मैंने बताया ना कि अगर आप इस तरीके से याद रखिएगा, शुरू में ही बताया था कि अंधी भोगी रैयत के बारे में किस में लिखा गया है। तो अंधी भोगी रैयत के बारे में जो है चैप्टर 6 में और धारा उसमें था 38 से 42 में लिखा गया है। तो यहाँ अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो पहले देखिए ये 45 तो ख़त्म हो जाएगा, 42 दिया है, 41 दिया है, 40, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों एक्चुअली में 42 इज़ द करेक्ट वन। ठीक है 42 में इसके पहले जो मैंने कंडीशन बताया, इसके पहले वाला क्वेश्चन वो धारा नंबर 42 में पूरा लिखा हुआ है, अंधी भोगी रैयत को बेदखल कब किया जा सकता है।
नेक्स्ट और क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन ये है इसको देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। सेनेटरी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितने वर्षों से कम किसी भी अवधि के लिए भूगत बंद बना सकता है। तो भूगत बंद बनाने के लिए धारा 46 में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का कंडीशन है, 7 वर्ष का कंडीशन है, 15 वर्ष का है, 20 वर्ष का है। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर होना है 7 वर्ष, है ना। 7 वर्ष है इसका अवधि। भूगत बंधक बनाना है तो 7 वर्ष से कम अवधि के लिए बनाया जा सकता है। इसमें कंडीशन 20 वर्षों वाला आपने देखा था कि किसी भी ज़मीन का रैयत का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता अगर वो 20 वर्ष पहले ही अपनी ज़मीन को धारित किया था एक्ट लागू होने से पहले। तो इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास तो यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल अगवा झारखंड में और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल डायरेक्टली देखना है तो ये वाला एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।